हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साइंस की आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु वाले चैप्टर में आप लोग का जो 30% सिलेबस ऑफ है उसमें से आप लोग को धातु और अधातु उनके गुणधर्म के बारे में नहीं पढ़ना है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें पढ़नी है उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अभी मैंने बताया कि धातु और अधातु के बारे में उनके गुणधर्म के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में भी हमें नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो जो चीज़ें पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है हमें सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ना है। सक्रियता श्रेणी क्या होता है? देखिए, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि इस श्रेणी में सबसे ऊपर वाले जो धातुएं रहेंगी वो अधिक क्रियाशील होंगी, उसके बाद उससे कम क्रियाशील धातुएं और सबसे नीचे जो है सबसे कम क्रियाशील धातुओं को रखा जाएगा। देखिए, लिखा है कि सभी धातुएं एक समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। कुछ धातुएं दूसरी धातुओं की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील या फिर सक्रिय होती हैं। जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन दे देती हैं वे कम सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। देखिए, धातुओं की सक्रियता की तुलना उनके द्वारा जल, ऑक्सीजन व अम्लों के साथ अभिक्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई धातु जो है कितनी सक्रिय है कितनी सक्रिय नहीं है उसकी तुलना हम अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करे या फिर कितनी तेजी से वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है या फिर कुछ एसिड्स के साथ जितनी तेजी से वो अभिक्रिया करती है उसके द्वारा हम उसकी अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, धातुओं की सापेक्ष सक्रियता ज्ञात करने के लिए विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे कि अगर किसी का लवण विलयन है तो कहा जा रहा है कि जो अधिक सक्रिय धातु होगी वो कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देगी। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का टुकड़ा डालने पर कॉपर विलयन में से जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें से कॉपर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, कॉपर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में विलयन किसका है? कॉपर सल्फेट का है। टुकड़ा किसका डाला गया? आयरन का, है ना। तो विलयन में से कॉपर विस्थापित हो जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यानी उसी के लवण विलयन से विस्थापित करती है। तो जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन था तो अधिक सक्रिय धातु कौन है? आयरन है। आयरन को जब इसमें मिलाया गया तो इसी के कॉपर सल्फेट के विलयन से ही कॉपर को हटा दिया। तो सक्रिय धातु इसमें कौन है? आयरन है। और कम सक्रिय कौन सा है? कॉपर है। देखिए, यहाँ पे सक्रियता श्रेणी का चार्ट आपके सामने है। देखिए, कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो देखिए, सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? पोटेशियम होगी, क्योंकि सक्रियता क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे की ओर घटती है। यानी सबसे ऊपर वाले जो है तत्व वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होंगे, उससे नीचे वाले उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह करके सबसे जो लास्ट में है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगी। ठीक है, देखिए ये जो धातुएं हैं ये क्या कह रहा है कि ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। ये जो धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। और ये जो नीचे है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन बीच में लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के नीचे जितनी धातुओं को लिखा गया है वो क्या है? ये धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है धातुओं की प्राप्ति। धातु जो है मुख्य रूप से दो
प्रकार से 2 अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है, जिसमें पहला है मुक्त अवस्था या फिर स्वतंत्र अवस्था में, और दूसरा है संयुक्त अवस्था या फिर यौगिकों के रूप में। तो मुक्त अवस्था में जो धातुएं पाई जाती हैं ये कम क्रियाशील होती हैं और ठीक है, प्रकृति में जो है जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। ठीक है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कैसी होती हैं? कम क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट जो है संयुक्त अवस्था में, तो ये जो धातुएं होती हैं सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी धातुएं हैं ये हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन आदि। नेक्स्ट हेडिंग है खनिज तथा अयस्क। तो धातुओं के यौगिक जो पृथ्वी के भीतर मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियों से मिले हुए पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर किसी धातु का निष्कर्षण किया जा रहा है, धातु को जो अगर निकाला जाता है ना, हमें पता है ना कि धातु कहाँ से प्राप्त होती है? पृथ्वी के अंदर से ही प्राप्त होती है। तो धातु अपनी शुद्धतम अवस्था में नहीं प्राप्त होती है, उसमें जैसे कि वो चट्टानों के रूप में प्राप्त हुई, तो चट्टान जो है किसी एक धातु का पूर्ण रूप से नहीं बना होता, उसके अंदर क्या होती है? मिट्टी, रेत, कंकड़ ये सभी पाए जाते हैं, है ना। तो धातुओं को शुद्ध किया जाता है उनके अयस्कों से छान के या किसी अन्य विधियों द्वारा, मतलब विधियां होती हैं उनको शुद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से शुद्धतम धातु जो है हमारे बीच आता है या फिर किसी उपयोग में लिया जाता है। देखिए लिखा है कि धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि किसी क्षेत्र में कोई धातु पाई जा रही है तो वो क्या है? शुद्ध रूप से नहीं पाई जाएगी। जैसे कि मान लीजिए सोना ही है या चांदी है, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे जमीन आपने खोदा तो उसमें से क्या निकल गया कि सब जगह सोना ही सोना है, ऐसा नहीं। सोने के कण मिलेंगे, है ना। मिट्टी, कंकड़, पत्थर तो रहेंगे, उसमें सोने के कण पाए जा सकते हैं। इसी तरह चांदी के कण पाए जा सकते हैं, है ना। लोहा हुआ, तांबा हुआ, तो ऐसा नहीं कि वो हर जगह लोहा ही लोहा है या फिर तांबा ही, ऐसा नहीं होता। ठीक, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि उदाहरण में है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का सूत्र देखिए क्या लिखा है, CuFeS2। कॉपर पाइराइट खनिज होता है। ये खनिज कॉपर पाइराइट का सूत्र इंपॉर्टेंट है, CuFeS2 याद होना चाहिए। तो इस खनिज में कॉपर और आयरन धातुएं उपस्थित होती हैं। जैसे खनिज हुआ कॉपर पाइराइट, तो इसमें कॉपर और आयरन दोनों धातुएं उपस्थित हैं, तो शोधन के द्वारा इनको अलग कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज से, मतलब खनिज में पर्याप्त धातु होती है तथा अधातुएं धातुएं सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में, ठीक है, जिस खनिज में पर्याप्त मात्रा में धातु होती है, यानी कि धातु की मात्रा अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अयस्क कहते हैं। देखिए खनिज तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि अगर किसी धातु की थोड़ी सी भी मात्रा अगर किसी में हो, मिट्टी, कंकड़ में, पत्थर में, किसी चट्टान में अगर थोड़ी सी भी मात्रा हो अगर किसी धातु की, तो वो क्या कहलाएगा? वो खनिज कहलाएगा। लेकिन अगर उसी खनिज में किसी विशेष धातु की मात्रा की प्रतिशतता जो है बहुत अधिक हो, है ना, बहुत ही अधिक हो और इतनी हो कि उसे आसानी से निकाला जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अयस्क कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कॉपर का। ठीक है, कॉपर जो है किससे प्राप्त करते हैं? कॉपर पाइराइट, ये क्या है? अयस्क है। ठीक, धातु कॉपर है, जो कॉपर है ये किस अयस्क से प्राप्त की जाती है? कॉपर पाइराइट से। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2। देखिए जितने भी सूत्र हैं इसमें बताए गए हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुविकल्पी में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र बताइए, या फिर गैलेना का सूत्र कौन सा है, इसमें से बॉक्साइट का सूत्र कौन सा है ना। या फिर पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम के अयस्क का क्या नाम है, या फिर कॉपर के अयस्क का क्या नाम है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि कॉपर किससे प्राप्त किया जाता है ना। तो उस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों में से आपको चूज करना होगा राइट आंसर। अब देखिए एल्युमिनियम का अयस्क का है बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र देखिए Al2O3 2H2O। इसी प्रकार से लेड, लेड का अयस्क है गैलेना और इसका सूत्र है PbS।
नेक्स्ट हेडिंग है धातुओं का निष्कर्षण। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला है निम्न अभिक्रियाशील धातु यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर। फिर है मध्यम अभिक्रियाशील धातु यानी कि जिंक, आयरन और लेड। और थर्ड है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हेडिंग है अयस्कों का समृद्धिकरण। तो अयस्कों में आमतौर पर मिट्टी, रेत आदि जैसी मिलावटें रहती हैं। तो इन मिलावटों को क्या कहा जाता है? इन्हें गैंग बोलते हैं। और धातुओं के निष्कर्षण से पहले जो है अयस्क से इन मिलावटों को दूर करना आवश्यक होता है। और इन मिलावटों को दूर करने के लिए प्रयुक्त जो प्रक्रियाएं होती हैं वो गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर होती हैं। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी, रेत या जो भी मिलावट है उनकी प्रकृति क्या है, वे हल्के पदार्थ हैं कि भारी पदार्थ हैं, उनका जो प्रकृति है चुंबकीय है कि अचुंबकीय है। ठीक है, जल में विलेय हैं या जल में विलेय नहीं हैं। इस प्रकार से इस गैंग की पहले भौतिक और रासायनिक गुणों को ज्ञात कर लेते हैं, उसके आधार पर हम इन मिलावटों को दूर करते हैं। चलिए, पहला है इसमें देखिए हेडिंग है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी से नीचे आती हैं उन धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखिए ऐसी धातुएं जो हैं वो अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, जैसे कि सिनाबार। सिनाबार अयस्क है मरकरी का, इम्पॉर्टेंट है मरकरी। ठीक, इसका सूत्र याद रखना है HgS। मरकरी का अयस्क क्या है? सिनाबार। ठीक है, देखिए सिनाबार अयस्क है मरकरी का। तो गर्म करने पर ये पहले मरकरी ऑक्साइड HgO में बदलता है और फिर अधिक गर्म कर दिया जाता है तो ये धात्विक मरकरी में बदल जाता है। जैसे यहाँ रिएक्शन में दिया हुआ है ना कि ये सिनाबार हमने लिया है। ठीक, तो इसको क्या किया जा रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जा रहा है। ये हीट का सिंबल है। गर्म किया तो क्या बना? मरकरी ऑक्साइड बन गया। ठीक, और फिर देखिए मरकरी ऑक्साइड को फिर से गर्म किया गया तो फिर क्या बन रहा है? मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, पता है ना, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। देखिए मरकरी एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। जब हम धातु और अधातु के गुण देखेंगे तो धातुओं के बारे में कहा जाता है कि धातु अधिकांशतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी इसका अपवाद होता है। मरकरी ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती लेकिन फिर भी ये धातु होती है। इसी प्रकार से देखिए जो कॉपर होता है वो भी प्रकृति में कॉपर सल्फाइड के रूप में मिलता है और वायु में अगर इन्हें गर्म कर दिया जाए तो ये तुरंत ही कॉपर के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, यहाँ देखिए कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से गर्म किया गया तो क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड को फिर से जो है कॉपर सल्फेट में से अभिक्रिया करा के फिर गर्म किया जा रहा है तो कॉपर और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड में ये चेंज हो जा रहा है। तो यानी शुद्ध रूप से धातु यहाँ पे प्राप्त हो जा रही है। नेक्स्ट देखिए हेडिंग है कि मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो ये धातुएं होती हैं जैसे कि फेरस हो गया, जिंक, लेड और कॉपर। तो ये जो है प्रकृति में प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, है ना। ये प्रकृति में कैसे पाई जाएंगी? सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं और पहले ये ऑक्साइड में परिवर्तित होती हैं। जैसे कि सल्फाइड अयस्क को अधिक वायु में तेजी से गर्म करने पर ये किस में बदलती है? ऑक्साइड में बदल जाती है, जैसे कि भर्जन कहते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये जो सेंटेंस है ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि भर्जन की प्रक्रिया समझाइए, है ना। और यहाँ देखिए नीचे वाले लाइन में निस्तापन, भर्जन तथा निस्तापन में प्रमुख अंतर बताइए तथा निस्तापन की प्रक्रिया समझाइए, भर्जन की प्रक्रिया समझाइए, तो अलग से पूछ लिया जाता है। तो हम क्या कहेंगे भर्जन में कि जो सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु में तेजी से गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। जैसे कि रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक सल्फाइड है ना। जिंक सल्फाइड है, कैसे स्टेट है? सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये O2 क्या है? ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन क्या होती है, गैस है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म किया गया तो क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बदल गया। ठीक, ऑक्साइड में बदला ना, ये जिंक किस में बदल गया, जिंक ऑक्साइड में बदल गया है। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे हम भर्जन। नेक्स्ट देखिए, कार्बोनेट अयस्क वायु की सीमित मात्रा में तेजी से गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाती है, इसे निस्तापन कहते हैं। निस्तापन क्या है, कार्बोनेट अयस्क की बात कर रहा है। तो जैसे देखिए जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को गर्म कर दिया गया और देखिए यहाँ लिखा है वायु की सीमित मात्रा में, भर्जन की प्रक्रिया में लिखा है अधिक वायु में। ठीक, सीमित मात्रा में जब तेजी से गर्म किया गया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, निस्तापन। फिर देखिए इसके बाद धातु ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन किया जाता है। देखिए धातु ऑक्साइड जिंक क्या है, धातु है, तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन सी के साथ अपचयन करा गया तो क्या होता है, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, देखिए हेडिंग है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातु हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए हमें पता है सबसे ऊपर जो धातुएं होती हैं वो क्या होंगी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होंगी, है ना। तो वो कह रहा है कि ऐसी धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि हो गया सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है और ये धातुएं कैथोड पर जमा होती हैं, जबकि ये जो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ क्लोरीन एनोड पर मुक्त हो जाएंगी। जो ये सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं हैं कहाँ जमा होंगी, कैथोड पर, जबकि क्लोरीन एनोड पर मुक्त होंगी। देखिए रिएक्शन है, ये सोडियम और सोडियम क्लोराइड का जब किया गया है विद्युत अपघटन, तो सोडियम जो है वो कैथोड पर प्राप्त हुआ। सोडियम क्या है, धातु है, तो सोडियम जो धातु है वो कैथोड पर प्राप्त होती है और क्लोरीन एनोड पर। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा जो है एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी एल्युमिनियम को अगर प्राप्त किया जाना है तो हमें विद्युत अपघटनी विधि का ही सहारा लेना होगा। नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए धातु का परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि। तो देखिए विद्युत अपघटनी विधि क्या है कि इस विधि में अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अशुद्ध तांबे की छड़ें जो होती हैं, मतलब इसमें अशुद्ध तांबे की छड़ें और पतली तांबे की छड़ें दोनों का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध तांबे की छड़ें जो होती हैं वो मोटी होती हैं तथा एनोड का कार्य करती हैं। अशुद्ध तांबे की मोटी छड़ें किसका काम करेंगी, एनोड का काम करेंगी, जबकि शुद्ध तांबे की पतली छड़ें कैथोड का कार्य करती हैं। जब कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध तांबे की मोटी छड़ें विलयन में घुलने लगती हैं और अशुद्धियां इस पात्र में नीचे बैठने लगती हैं, जिससे कि देखिए जो अशुद्धियां पात्र में नीचे बैठने लगती हैं उन्हें एनोड मड कहा जाता है और शुद्ध कॉपर प्लेटों पर जमने लगता है। देखिए इस चित्र में देखिए विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातु का शोधन। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि अशुद्ध धातु की छड़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अशुद्ध कॉपर की प्लेट मोटी होती हैं और शुद्ध की होती हैं पतली होती हैं, है ना। तो उसमें जब विद्युत धारा जब प्रवाहित की जा रही है तो, और ये देखिए विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। तो ये जो अशुद्ध कॉपर की जो प्लेटें हैं वो घुलने लगती हैं और नीचे बैठने लगती हैं एनोड मड पर, और शुद्ध कॉपर की प्लेट पे जो है तांबा इकट्ठा होने लगता है, शुद्ध तांबा जो है। तो इस प्रकार से कॉपर का शोधन जो है विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है धातुकर्म। तो अयस्क से धातुओं को अलग करने तथा उन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त करने की विधियों को ही
धातु कर्म कहते हैं। मतलब जो भी अयस्क प्राप्त हो रहा है, अयस्क के बारे में अभी हमने पढ़ा ना कि अयस्क में क्या होता है, ये खनिज का ऐसा प्रकार होता है जिसमें कि धातु की प्रतिशतता अधिक होती है, जिससे कि उनमें से धातुओं को निकालना या निष्कर्षण करना आसान होता है। तो कह रहा है कि इस अयस्क से धातुओं को अलग करने के लिए और उन्हें शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए जिन विधियों को उपयोग करते हैं उसे ही कहते हैं धातु कर्म। नेक्स्ट हेडिंग देखिए है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क को अधातु से पृथक करके अयस्क में धातु की प्रतिशतता बढ़ाने की प्रक्रिया को ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसमें प्रमुख विधियां हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि बारीक पीसे हुए अयस्क को जल की धारा के द्वारा धोया जाता है और हल्के अधात्रिय कण जो हैं, अधात्रिय कण जैसे कि रेत, मिट्टी आदि जो हैं इस जलधारा में बह जाते हैं और भारी अयस्क के कण जो हैं शेष रह जाते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करने के लिए विल्फली टेबल या फिर हाइड्रोलिक क्लासिफायर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक क्लासिफायर जो होती है एक ढालू नुमा या फिर कह सकते हैं एक ऐसी टेबल होती है, ऐसी मेज होती है जो ढलान पे हो, ठीक है। तो ढलान सतह वाली लकड़ी की बनी हुई ये मेज होती हैं। जिससे लकड़ी की बनी लंबी स्ट्रिप जो है वो राइफल से जुड़ी होती है। जब बारीक पीसे अयस्क को जल की धारा में धोया जाता है तो भारी अयस्क तथा शुद्ध तांबे की पतली छड़ों पर जमने लगता है। इस प्रकार से अशुद्ध तांबे से शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है। तो कॉपर शोधन की यह विधि जो है ये कह रहा है कि सभी विधियों में उत्तम है। कौन सी विधि? गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि। और इस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा लगभग 99.9% शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। देखिए फिगर है विल्फली टेबल की सहायता से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा तांबे का शोधन है ना। तो देखिए अभी मैंने बताया था आप लोग कि ढालू नुमा होती है, ठीक है। तो देखिए एक टेबल होती है लकड़ी की जो ढलान की जैसे होती है ना। और यहाँ से देखिए जल प्रवाहित किया जा रहा है और ऊपर से पिसा हुआ अयस्क इस पर गिराया जा रहा है। फिर ये कह रहा है कि अभी हमने पढ़ा था कि राइफल्स लगी होती हैं किनारे किनारे पर, ठीक है। तो जब ये अयस्क कण जो है इसमें जब बह रहे हैं तो कह रहा है कि जब जल के साथ जो है मिश्रित अधात्री भी इसमें आ रही है और जब भारी जो हल्के कण हैं इसमें से हल्के कण क्या हो गए, वो बह गए है ना। और जो ये भारी कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और ये जो फिगर है ये हाइड्रोलिक क्लासिफायर का है। देखिए ऊपर से इसमें पीसे हुए अयस्क को क्लासिफायर के ऊपर से डाला जाता है और जल की धारा को नीचे से प्रवेश कराया जाता है ना। जल की धारा जो है यहाँ से प्रवेश कर रही है नीचे से और अयस्क ऊपर से डाले जा रहे हैं। तो क्या होता है कि हल्के जो कण होते हैं, हल्के अधात्री कण होते हैं, वो जल के साथ बह जाते हैं। देखिए जल नीचे से डाला जा रहा है और अयस्क ऊपर से आ रहा है। तो जो हल्के कण होंगे वो ऊपर रहेंगे तो वो ऊपर से ही बह गए और जो भारी अयस्क होते हैं वो क्या होंगे, भारी अयस्क नीचे बैठ जाते हैं और इस प्रकार से हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। लिख रहा है देखिए सामान्यतः इस विधि के द्वारा टिन अयस्क, कैसिटेराइड तथा आयरन हेमेटाइट का सांद्रण किया जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जबकि जो अयस्क में जो अशुद्धियाँ हों उनकी जो है या तो अयस्क को या फिर अशुद्धियाँ उनकी प्रकृति जो है चुंबकीय प्रकृति की हो। देखिए क्या होता है कि चुंबकीय पृथक्कारी में दो रोलर्स, ठीक है, दो रोलर्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें से एक बेल्ट, उन दो रोलर्स के ऊपर क्या होती है, एक बेल्ट
गतिमान रहती है, जिनमें से एक प्रबल चुंबकीय होती है। जब बारीक पीसे अयस्क को गतिशील बेल्ट के एक सिरे पर डालते हैं, ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो दो रोलर्स हैं तो उन रोलर्स में से एक रोलर जो है कैसा होगा, चुंबकीय प्रकृति का होगा, है ना। तो जब बारीक पीसे अयस्क को गतिशील बेल्ट के सिरे पर डालते हैं तो क्या होता है कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबक के समीप ही एकत्र हो जाता है, क्योंकि एक रोलर कैसा होता है, चुंबकीय प्रकृति का होता है, तो चुंबक से वो आकर्षित होकर समीप ही एकत्र हो जाता है, और जबकि अचुंबकीय पदार्थ रोलर से दूर गिर जाता है। तो इस प्रकार से इसका शोधन किया जाता है। देखिए लिख रहा है कि इस विधि द्वारा फेरोमैग्नेटिक अयस्कों का सांद्रण किया जाता है ना। वॉल्फ्रेमाइट FeWO4 जो है एक चुंबकीय अशुद्धि है और इसे टिन के अयस्क कैसिटेराइड से पृथक करने के लिए इस विधि का चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। देखिए जो टिन का अयस्क है, टिन के अयस्क का नाम क्या है, कैसिटेराइड। कैसिटेराइड में वॉल्फ्रेमाइट की अशुद्धि मिली रहती है, और वॉल्फ्रेमाइट का जो प्रकृति है वो कैसा है, चुंबकीय होता है। क्योंकि चुंबकीय प्रकृति का होता है वॉल्फ्रेमाइट, तो क्या होता है, रोलर के समीप गिरता है और इस प्रकार से टिन अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे चुंबकीय पृथक कार्य का चित्र दिया हुआ है ना। दो रोलर्स हैं और एक रोलर कैसा है, चुंबकीय प्रकृति का है। ऊपर से जब अयस्क गिराए गए और इस पे बेल्ट से ये जो पट्टी लगी है, बेल्ट है, उसमें ये घूमता रहता है, यहाँ से गया और यहाँ पे ये घूम रहा है, रोलर्स घूम रहा है और बेल्ट भी घूम रही है। तो क्या होता है, चुंबकीय प्रकृति का जो पदार्थ होता है, क्योंकि ये रोलर जो होता है ये किसका होता है, चुंबकीय प्रकृति वाला होता है, तो इसको ये आकर्षित करता है। तो चुंबकीय पदार्थ जो है यहाँ पे आएंगे और अचुंबकीय पदार्थ दूर छिटक जाते हैं। तो इस प्रकार से शोधन हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है फेन या फिर झाग प्लवन विधि। तो इस विधि द्वारा मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क जैसे कि कॉपर पायराइट का सूत्र लिखा हुआ CuFeS2, सिल्वर ग्लांस यानी कि Ag2S और गैलेना PbS का सांद्रण किया जाता है। जब सल्फाइड अयस्कों को तेल और जल के मिश्रण में डालते हैं तब सल्फाइड अयस्क उनमें उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में तेल द्वारा शीघ्र भीग जाते हैं। यानी कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनमें जितनी भी सल्फाइड अयस्कों में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनकी तुलना में अधिक जो है तेजी से तेल के द्वारा भीग जाते हैं, तथा उनमें उपस्थित अशुद्धियां और जो अशुद्धियां होती हैं सल्फाइड अयस्कों में, ये क्या करती हैं, ये सल्फाइड अयस्कों की तुलना में पानी के द्वारा शीघ्र भीगती हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सल्फाइड अयस्क क्या होता है, वो अशुद्धियों की तुलना में तेल द्वारा शीघ्र भीगते हैं, और ये अशुद्धियां जो हैं, अशुद्धियां सल्फाइड अयस्कों की तुलना में पानी के द्वारा शीघ्र भीगती हैं। ओके, तो इस प्रकार से तेल और पानी में बने हुए अयस्क के निलंबन में जब वायु प्रवाहित करते हैं तब सल्फाइड अयस्क के कण, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनके कण झाग बनकर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। तो इस विधि को ही फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। ठीक है, झाग बनकर ऊपर आ जाएंगी सल्फाइड अयस्क, तो क्या होंगे, उस झाग को निथार लिया जाएगा और उसमें से सल्फाइड को प्राप्त किया जा सकता है। चित्र में देखिए अयस्क के साथ सांद्रण की फेन प्लावन विधि है ना। देखिए जल और तेल दोनों को ही इसमें मिलाया गया है ना। तो जो अयस्क होगा वो झाग युक्त हो जाता है। जब ऊपर से वायु प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ये झाग युक्त होकर ऊपर की ओर उठ जाता है, क्योंकि हल्के होते हैं तो ये झाग में आ जाते हैं, जबकि जो भारी कण होते हैं वो अशुद्धियों के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है और शुद्ध अयस्क हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है संक्षारण यानी कि कोरोसन। तो उसे शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से कह सकते हैं, संक्षारण क्या प्रक्रिया होती है। तो संक्षारण होती है धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे कि लोहा है तो अगर लोहे को कुछ समय तक खुले में रख दिया जाए कुछ दिनों तक तो क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है ना। लोहे की सतह पर ब्राउन कलर से एक चूर्ण जैसी संरचना पाई जाती है ना। उसी को क्या कहते हैं, उसी को संक्षारण कहते हैं।
अगर उसका जो है जो सही तरीके से उसको सुरक्षित नहीं किया गया तो क्या होता है, वो जो संक्षारण की प्रक्रिया जो तेज होने लगती है और धीरे धीरे जो है धातु नष्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए दिख रहा है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने पर कुछ धातुओं की सतह जो है संक्षारित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कह रहा है कि सिल्वर यानी कि चांदी की बात की जा रही है कि सिल्वर जो होता है वो वायु की हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड नामक जंग बनाता है। और ये सिल्वर जो कैसा होता है, काला कलर का। जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा चांदी की पायलें जो होती हैं, अगर पैर में हैं पड़ी हुई हैं तो पैर में पड़े पड़े कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद उस पर जो है काले काले से परत पड़ जाते हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कि ये जंग लग गया है, चांदी का जंग होता है। ठीक है, तो चांदी में होता है जंग किस प्रकार का लगता है, किस कलर का, काले रंग का। क्यों, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड होता है वो। ठीक है, कॉपर देखिए, कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके प्रभाव से कॉपर कार्बोनेट का जंग बनाता है। ठीक है, और ये जो है ग्रीन कलर का बनता है। जैसे कि आप लोग के घर में होगा ही कॉपर का यानी कि तांबे का लोटा वगैरह होगा ना, पूजा के लिए यूज़ किया जाता है। तो तांबे का लोटा जो है लगातार यूज़ करने से क्या होता है, उसके किनारे पर हरे हरे कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है ना। तो वो हरा रंग का जो संरचना जो दिखाई देती है वो क्या होती है, वो जंग ही है ना। तो कॉपर में किस कलर का जंग लगता है, तो हम कहेंगे हरे रंग का। इसी प्रकार से आयरन यानी कि लोहा है, इसे जो नम वायु में जब रखते हैं तो इस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो कि भूरे रंग की होती है। ठीक, यानी कि लोहे में जंग का कलर कैसा होता है, भूरे रंग का। नेक्स्ट हेडिंग है संक्षारण से सुरक्षा। तो संक्षारित जो वस्तुएं हैं, जो धातु हैं, उनको सुरक्षा करने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें पहला है यशद लेपन यानी कि गैल्वेनीकरण। इसमें क्या होता है कि लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते यानी जिंक की परत को चढ़ा दिया जाता है। तो जिस प्रक्रिया को बोलते हैं यशद लेपन, है ना। लोहे या इस्पात की वस्तु है, उसको जिंक के घोल में डाल दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, जिंक की परत उस पर चढ़ गई और वो जो है वस्तु लोहे और इस्पात की वो संक्षारित होने से बच जाती है। नेक्स्ट देखिए टिन प्लेटिंग या फिर क्रोम प्लेटिंग। तो इसमें क्या किया जाता है कि लोहे की वस्तु पर टिन धातु की पतली परत को इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा निक्षेपित कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि द्वारा टिन की पतली परत को इस पर चढ़ा दिया जाता है लोहे और अन्य धातु पर। तो इससे क्या होता है कि आयरन तथा इस्पात की धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मिश्र धातु में परिवर्तित करते। तो देखिए मिश्र धातु क्या होती है कि धातु के गुणों को और अच्छा बनाने की विधि होती है मिश्र धातु बनाना। मतलब कि उसमें कई दो या दो से अधिक धातुओं के गुण होते हैं मिश्र धातु में, है ना। नाम से ही क्लियर है, मिश्र यानी कि मिलाना। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बना दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकिल और क्रोमियम का मिला दिया जाता है। लोहा, निकिल और क्रोमियम को जब मिलाया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील यानी कि इस्पात प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कॉपर और जिंक को मिलाने पर पीतल प्राप्त होता है। कॉपर और टिन को मिला देने पर कांसा प्राप्त होता है। और लेड और टिन को जब मिला दिया जाता है तो हमें सोल्डर नाम की मिश्र धातु प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक और हम कह सकते हैं कि जैसे कि धातुओं पर तेल या ग्रीज, है ना, तेल या ग्रीज लगा दिया जाए, इससे भी धातुएं जो हैं संक्षारित होने से बच सकती हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग को इतना ही पढ़ना था और ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त हो जा रहा है ना। क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया है कि क्योंकि इस बार जो है कोविड-19 की वजह से 30% आप लोग का सिलेबस कम किया गया है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा 30% सिलेबस कम किया गया है। तो सिलेबस कम होने की वजह से इस चैप्टर में आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।